सो हे गाइस, दिस इज विशाल गुप्ता एंड वेलकम टू दिस सीरीज। आज की इस वीडियो में हम विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम हिमालय के बारे में पढ़ लिए थे, जो भी हमारा पर्वतीय हिमालय था उसके बारे में हम पढ़े थे। उत्तर पूर्वी हिमालय के बारे में भी पढ़ लिए थे। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है उत्तर का विशाल मैदान। यहाँ पे हम गंगा वाला रीजन भी पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र वाला मैदान पढ़ेंगे और सिंधु मैदान पढ़ेंगे, और आगे भी हम और कुछ इसमें देखेंगे। तो चलिए वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये हमारा इंडिया वाला पार्ट है, ठीक है, ये अगर हमारा इंडिया वाला पार्ट है तो इसके बारे में हम पढ़ लिए हैं। ये हमारा क्या था, ये वाला हमारा हिमालय था। उसके बाद ये वाला जो एरिया है इसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये है हमारा विशाल मैदान। ठीक है, इसके बारे में हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि उत्तर का विशाल मैदान भारतीय उपमहाद्वीप का महत्वपूर्ण भूभाग है। इसका विस्तार पाकिस्तान से लेके भारत, बांग्लादेश तीनों में देखने को मिलता है। ठीक है, यह मैदान पश्चिम में सिंधु नदी घाटी, मध्य में गंगा घाटी और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक फैला हुआ है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। इसलिए इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। इस मैदान का निर्माण हिमालय पर्वत के बनने के बाद हुआ है। इसे हम हिमालय पर्वत का उपहार भी कहते हैं। यह मैदान सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र रहा है। जीविकोपार्जन से संबंधित सभी सुविधाएं इस मैदान में उपलब्ध है। यही कारण है कि भारत की कुल जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा इसी मैदान में रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन है, अच्छे नदियाँ हैं जिससे पानी मिल जाता है। तो हमें चाहिए क्या, हमें केवल घर चाहिए, खाना चाहिए और अच्छे हॉस्पिटल वगैरह, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमें रहने खाने के लिए बहुत अच्छे जगह, रहने के लिए जगह मिल जाते हैं, अच्छे समतल भूमि है। खाने के लिए हमें कृषि योग्य ज़मीन मिल जाता है, पानी मिल जाता है। तो इसीलिए यही कारण है कि जो मैदानी एरिया है यहाँ पे जो भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या है इसी एरिया में है। आप देख सकते हो यूपी में कितना ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ का। तो भू आकृति की दृष्टि से समान होते हैं यहाँ पे। और उत्तर का विशाल मैदान विविधताओं से भरा है, जैसा कि आप जानते हैं। पूरे मैदान में वर्षा एक समान नहीं होती, कहीं पे कम तो कहीं पे ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे चावल प्रमुख फसल है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब गेहूँ प्रमुख फसल है। मतलब यहाँ पे चावल और गेहूँ ज़्यादा उगाया जाता है। ठीक है, और इस बॉक्स वाले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। तो विशाल मैदान की लंबाई अगर हम देखें तो 2400 किलोमीटर और चौड़ाई 150 किलोमीटर से 480 किलोमीटर तक है। मतलब जो मैदान है ये वाला रीजन, इसका अगर हम लंबाई देखें तो ये 2400 किलोमीटर है, और अगर चौड़ाई देखें तो ये 150 या 480, 150 से 480, मतलब कहीं कम तो कहीं ज़्यादा है। ठीक है, इस विशाल मैदान का क्षेत्रफल 7,75,000 वर्ग किलोमीटर है। 7,75,000 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे क्या है, इसका क्षेत्रफल है। और इस मैदान में सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, उसका विकास जो है इसी मैदानों में हुआ था। उसके बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। असम का माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अब मैदान की उत्पत्ति कैसे हुआ, जैसे हमने देखा था कि हमारे हिमालय का उत्पत्ति कैसा हुआ था उसके बारे में भी हम देखे थे। लेकिन अब बात है कि अब हम हिमालय का तो देख लिए, लेकिन किसी कारण से ही तो मैदान भी बना होगा ना, ऐसे तो मैदान आ नहीं जाएगा कहीं से। तो यही क्या कारण है उसको हम यहाँ पे देखेंगे कि आखिर हमारा मैदान बना कैसे है। तो मैदान की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि हिमालय पर्वत का निर्माण तेथिस सागर की तली में भूगर्भिक हलचल के कारण हुआ था। ये मैंने आपको बताया था, आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके वहाँ से देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आके आप देख सकते हो। तो हिमालय पर्वत तथा विशाल पठार के बीच एक सक्रिय खाई रह गई जो तेथिस सागर से शेष भाग से बच गई थी। ये चीज़ हिमालय के लिए बता रहा है। और ये जो एरिया है ना, इस एरिया का हम बात कर रहे हैं, ये हमारा मैदान है। इसके बारे में अभी हम जो बात कर रहे थे ये हमारा मैदान है। ठीक है, इसी के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। तो मैदान का भौतिक अगर विभाग देखा जाए तो यहाँ पे मैंने बताया था कि 3 रीजन में हम पढ़ेंगे, सिंधु सतलज का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो चलिए सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है सिंधु सतलज का मैदान हम देख लेते हैं, क्या कि सिंधु नदी के कारण किस तरीके से मैदान यहाँ पे बना है। तो इसका अधिकांश भाग जो है पाकिस्तान में और कुछ भाग भारत के पंजाब और हरियाणा राज्य में। मतलब सिंधु नदी आपको पता ही है कि ज़्यादातर पाकिस्तान में ही बहता है, और इसी का यही कारण है कि इसका जो मैदान बना वो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, तो पाकिस्तान वाले रीजन में, और कुछ भाग भारत के पंजाब और हरियाणा राज्य में मिलता है।
इसका निर्माण सिंधु और उसकी सहायक नदियों सतलज, व्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम के कारण हुई थी, जैसा कि आपको पता है। इसके ये सहायक नदियां हैं। ठीक है, 5 प्रमुख नदियों से निर्मित मैदान को पंजाब कहते हैं। पंजाब जो हमारा एक वो है राज्य, उसको हम किस लिए बोलते हैं, तो ये 5 नदियों से निर्मित हुआ है, इसलिए हम इसको पंजाब बोलते हैं। ठीक है, भारत में इसे पंजाब हरियाणा का मैदान भी कहते हैं। यह मैदान समतल और उपजाऊ है। इस मैदान में नदियों द्वारा निर्मित विभिन्न स्थलाकृतियों भी देखने को मिलती है, जैसे बेट और दोआब। दोआब मतलब 2 नदियों के बीच की भूमि, जैसे एक नदी यहाँ पे ऐसे बह रहा है और एक नदी यहाँ पे बह रहा है, तो ये जो बीच वाला एरिया है ना, इसको हम बोलते हैं दोआब। ठीक है, यही हमारा दोआब है। ठीक है, उपजाऊ भूमि और साल भर प्रवाहित होने वाली नदियों के कारण यहाँ सिंचाई के विभिन्न साधनों का विकास किया गया है। इस क्षेत्र में नहरों और नलकूपों के उपयोग से हरित क्रांति को बल मिला है। इस दौरान में अमृतसर, चंडीगढ़ प्रमुख नहर यहाँ पे है। ठीक है, प्रमुख नगर है। सिंचाई और हरित क्रांति क्या होता है, तो उसके बारे में चलिए देखते हैं। तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सिंचित इलाकों में आज़ादी के बाद नई कृषि नीति अपनाई गई, जिसके कारण कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन में शीघ्र पकने वाली और अधिक उपज देने वाली फसलों के अन्न, बीज या फिर सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशकों, दवाइयों आदि का उपयोग किया जाता है। ये चीज़ आपको पता है। आप अगर आपके घर में भी अगर कृषि होती है तो आपको पता ही है कि यहाँ पे हम उर्वरक, कीटनाशक, दवाइयाँ का उपयोग करते हैं कृषि करने के लिए। ठीक है, और इसके कारण जो भूमि है वो मतलब हेक्टेयर उत्पादन अधिक बढ़ा देता है, लेकिन उसका जो उर्वरक मात्रा होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, इसका हम उपयोग करते हैं तो यही यहाँ पे बता रहा है। और इसके कारण तो खुशहाली आती है किसानों के घर, क्योंकि उपज ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन इन द सेंस अगर यहाँ पे देखें तो इसमें खर्चा भी बहुत होता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए क्या क्या उगाया जाता है, तो गेहूं के अलावा, अगर यहाँ पे गेहूं की बात करें, गेहूं के अलावा और क्या क्या उगाया जाता है, तो गेहूं के साथ साथ बाजरा, मक्का, ज्वार, कपास और गन्ना जैसी फसलें भी होती है। और ये कुछ इलाकों में चावल भी पैदा किया जाता है। छत्तीसगढ़ में तो चावल बहुत ही होता है। छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा भी कहते हैं छत्तीसगढ़ को, आपको पता ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किसके बारे में, अभी सिंधु नदी के बारे में पढ़ा था। सिंधु वाले जो एरिया है वहाँ पे किस तरीके से मैदान बना उसके बारे में हम पढ़े। अब हम पढ़ते हैं गंगा के मैदान के बारे में, कि गंगा वाले रीजन में कैसे मैदान बना। तो इस मैदान का निर्माण गंगा एवं उसकी सहायक नदियों यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी आदि के द्वारा बहकर लाई गई कांप मिट्टी में के जमाव से हुआ है। इसका विस्तार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बहुत बड़े भाग पर है। इस मैदान में भूमिगत जल कम गहराई पर मिलता है। मैदान में मानसूनी हवाओं द्वारा भरपूर वर्षा होती है। कभी कभी नदियों में बाढ़ भी आती रहती है। अब वर्षा ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे बाढ़ आएगा, राइट। तो यहाँ पे जिससे काफ़ी क्षति भी होता है। और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार गंगा और यमुना के पश्चिमी मैदान में अधिक है। इससे साल में 1 से अधिक फसलें भी उगाई जाती है, जिसे गहन कृषि कहते हैं। ठीक है, गहन कृषि किसे कहते हैं, जिसमें साल में 1 से ज़्यादा फसल उगाई जाती है, उसे गहन कृषि कहते हैं। और इसलिए ये जो क्षेत्र है ना, सघन आबादी वाला क्षेत्र है। और इस मैदान में बेसिकली देखा जाए तो मेरठ अपना जो यूपी में है, दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता आदि नगर बसे हुए हैं। इसका विकास हुआ है कौन से एरिया में, तो गंगा वाले रीजन में इसका विकास हुआ है। ये आप देख सकते हो, ये मैदान है यहाँ का। और इसके बाद हम देखें तो अगर हम तराई, भांगर, एक सब क्या होता है उसके बारे में चलिए देखते हैं। तो मैंने बताया था कि जो हमारा हिमालय वाला रीजन है, इसका सबसे नीचे वाला पार्ट क्या है, ये इसको हम शिवालिक बोलते हैं। ये क्या है, शिवालिक है। तो इसके जस्ट नीचे से हमारा मैदान स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहला मैदान में भी बहुत सारे हमारे रीजन है, मतलब सबसे पहले क्या आता है, चलिए उसको बारे में देखते हैं। तो जब यहाँ से आता है, ये यहाँ से जब वर्षा होती है पर्वतों पे, तो ये अपने साथ साथ कुछ पत्थर भी लाते हैं। तो ये पत्थर यहाँ पे आके जम जाते हैं, और जो पानी आता है इस पत्थर के कारण, ये पानी नीचे से आता है, मतलब हमें दिखाई नहीं देता, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम तराई बोलते हैं। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पे भाबर के बारे में देख लेते हैं। भाबर क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो शिवालिक की तलहटी में नदियाँ पर्वत से निचले उतरते समय छोटे बड़े चट्टानों टुकड़ों का जमाव कर देती है। इस भू आकृति को भाबर कहते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में पानी पत्थरों के जमाव के नीचे से बहता है। जो भी मैंने आपको बताया ना, उसको हम भाबर बोलते हैं। ठीक है, उसको ही हम भाबर बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा भाबर वाला रीजन है। यहाँ जस्ट पहाड़ से आया और ये पत्थर यहाँ पे जम गया। ठीक है,
उसके बाद हम तराई के बारे में बात करते हैं। तो तराई क्या होता है इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो बोल रहा है कि भाबर प्रदेश में जो विलुप्त हुआ था ना, जो अभी यहाँ पे नदियाँ विलुप्त हो गई थी, मतलब हमें दिखाई नहीं दे रही थी, वो पुनः यहाँ पे दिखाई देने लगती है और उसका जल अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है, जिससे यह क्षेत्र दलदली बन जाता है। मतलब तराई वाला क्षेत्र क्या हो जाता है, एकदम दलदली बन जाता है। और यहाँ से स्वतंत्रता के बाद इस क्षेत्र में कृषि को विकास हुआ यहीं पे। उसके बाद बांगर की हम बात करें तो उत्तरी मैदान का बड़ा भाग जो पुराने जलोढ़ का बना है, यह बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। यहाँ बाढ़ का जो पानी नहीं पहुंचता है इसे बांगर कहते हैं। यह मैदान कम उपजाऊ होता है और यहाँ मोटे अनाज की खेती की जाती है। खादर की बात करें तो खादर क्या होता है, जो नदियाँ जाती है ना नदियाँ के पास, वर्षा काल के नदियाँ बाढ़ के मैदान में प्रतिवर्ष नवीन कांप मिट्टी का निक्षेप करती है। इस निक्षेपों को खादर कहते हैं। मतलब ये नदी जा रहा है, यहाँ से नदी जा रहा है, ये अपने साथ जो भी यहाँ पे मिट्टी लाया, जो भी उपजाऊ सामान लाया, इसको इधर छोड़ देता है, इस वाले रीजन में छोड़ देता है। तो इसको हम बोलते हैं खादर। और यही जब पुराना हो जाता है, ये इधर और बैठ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं बागर। ठीक है, तो खादर और बागर आपको समझ में आ गया। उसके बाद एक हम तराई पढ़े थे और उससे पहले हम क्या पढ़े थे, उससे पहले हम भाबर पढ़े थे। तो ये चारों में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आप याद रखना जो ऐसे पर्वत के नीचे वाला सबसे पहला भाबर हो गया, उसके बाद तराई हो गया, उसके बाद क्या हो गया आपका खादर, खादर से पहले आपका हो गया बांगर, फिर आपका खादर हो गया। तो इस तरीके से इस हिसाब से ही मिट्टी में भी यहाँ बदलाव होते हैं। और फिर हम चलिए अब ब्रह्मपुत्र का मैदान के बारे में देखते हैं। तो जब हम ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में देखते हैं यहाँ पे, तो ब्रह्मपुत्र के मैदान कैसे होता है यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। तो यह मैदान देश के पूर्वी राज्य असम में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों ओर एक सकरी पट्टी के रूप में सदिया से दुबरी तक फैला है। ब्रह्मपुत्र कहाँ पे बहता है तो आपको पता होगा, ये इस टाइप से अरुणाचल प्रदेश साइड से आता है और यहाँ पे फिर बांग्लादेश में चला जाता है और फिर आके यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और यहाँ वर्षा बहुत ही अधिक होती है, इसलिए मैदान में जूट और चावल अधिक पैदा किया जाता है। ठीक है, इस मैदान के ऊपरी ढलानों पर चाय के बड़े बड़े बागान होते हैं। अभी हमने देखा था कि असम वाले एरिया में, ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से यहाँ पे आता है, यहाँ से ऐसे हमारे भारत में घुसता है और फिर ऐसे बहते हुए बांग्लादेश होते हुए ऐसे यहाँ पे निकल जाता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे गिर जाता है। तो ब्रह्मपुत्र का रास्ता मैं बता दूँ तो ये इसका रास्ता है, इस तरीके से भारत में प्रवेश होता है और फिर बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाता है। ठीक है, तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा, तो हमने अभी देखा सबसे पहले हम सिंधु वाले मैदान के बारे में पढ़े, उसके बाद हमने गंगा वाले मैदान के बारे में भी पढ़ा और फिर उसके बाद हम कहीं जाके बांग्लादेश वाले भी ब्रह्मपुत्र के बारे में भी देखा। तो इस तरीके से मैदानी क्षेत्र हम देख लेते हैं। जितना भी मैंने आपको बताया, मैदान वगैरह बताया, वो सब चीज़ आप अगर यहाँ पे पढ़ते हो बुक में तो वो चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो फिर ये इस तरीके से यहाँ पे चलेगा और ये सब आप पढ़ोगे तो सब चीज़ मैं बताया हूँ वही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो आज हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम पठार वाला भाग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, पठार इन द सेंस कि जो नीचे वाला भाग था ना उसके बारे में हम देखेंगे। पठार प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और ये नेक्स्ट वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आज हम क्या पढ़े, तो आज हम केवल मैदान के बारे में पढ़े हैं। आई होप ये समझ में आया होगा, मैदान कैसे बना ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी भेजें, शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करना ना भूलें एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी अ गुड डे, बाय बाय।